इस पिक्चर में हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दौर दिखाया जाता है, जिसमें हम साइबेरिया के अंदर एक जेल का मंजर देखते हैं। यहाँ पर रशिया ने बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना रखा था। वो उनसे बहुत सारे काम लिया करते थे, जैसे कि वहाँ की कोयले के कान के अंदर दिन रात उनसे मेहनत करवाते थे। और मजे की बात कि इस जेल की सिक्योरिटी भी कुछ खास नहीं थी। इतने सारे कैदियों के ऊपर सिर्फ कुछ ही गार्ड्स को तैनात किया गया था, मगर फिर भी इस जेल से कोई भी भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के इर्द गिर्द 14,000 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी, जिसका मतलब था कि ये जेल इंसानी आबादी से 14,000 किलोमीटर तक दूर है। जेल हजारों किलोमीटर फैली हुई बर्फ के बीच पे बनाई गई थी। अगर कोई यहाँ से भाग भी जाता तो साइबेरिया की ये जमा देने वाली बर्फ में उसकी मौत तो पक्की थी, इसलिए कोई भी यहाँ से भागने का तो सोच भी नहीं सकता था। मगर इनमें से एक कैदी फिर भी काफी दिनों से यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा था। इस कैदी का नाम क्लेमेंट था, जिसको यहाँ पर 25 साल की सजा काटनी थी, मगर उसको अपनी बीवी और बेटी की याद बहुत ज्यादा सता रही थी, इसलिए वो यहाँ से भागने का सोच रहा था। अभी वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि खुशकिस्मती से उसको कोयला ले जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठने का मौका मिल ही गया। ट्रेन जब जेल से थोड़ा आगे गई तो उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी, क्योंकि इतने अरसे के बाद उसने खुले आसमान को देखा था। मगर उसकी ये खुशी थोड़ी ही देर के लिए थी। ट्रेन को अचानक से रोक दिया जाता है। जैसे ही वो बाहर झांक कर देखता है, उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसके सामने एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने खड़ा था। अब क्लेमेंट को दोबारा से जेल वापस लाया जाता है और इस मर्तबा उसको जेल से भागने की बहुत ही कड़ी सजा मिली थी। बेचारे क्लेमेंट को 2 दिन के लिए ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया था। सर्दी इतनी शदीद थी और रात में होने वाली बारिश ने क्लेमेंट का तो बुरा हाल कर दिया था। अब 2 दिन के बाद अगली सुबह जब वार्डन आकर सेल का दरवाजा खोलता है, वो क्लेमेंट को बगैर बातें सुनाए बस एक ही बात बोलता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमेंट जब उनके सामने जाता है तो वो देखता है उसके साथी लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि क्लेमेंट के भागने की वजह से वार्डन ने 2 दिन से इनका खाना बंद किया हुआ था। क्लेमेंट को भी वार्डन की ये बात समझ आ जाती है कि वार्डन ने ऐसा क्यों बोला था। उसको देखते ही वो सभी लोग उसके ऊपर डंडे और लाठियां लेकर टूट पड़ते हैं। वो उसे इतना बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं कि उसे जेल के हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है। उसका इलाज करने वाला डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। कुछ टाइम के बाद जब वो होश में आता है तो वो दोबारा से डॉक्टर से वही बात करता है कि मैं इस जेल से भागना चाहता हूँ। डॉक्टर उसकी ये बात सुनकर उसकी हिम्मत को दाद देता है कि इतनी मार खाने के बाद भी इसका जज्बा वैसे का वैसा ही है। डॉक्टर उसे समझाते हुए कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, क्योंकि बाहर दूर दूर तक बर्फ है और इतने दिन बर्फ के अंदर सरवाइव करने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लेकिन साथ ही उसे ये भी कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहे तो भी तुम्हारा मरना तो तय है, क्योंकि जिन कोयलों के अंदर तुम काम कर रहे हो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। तुम्हारे इलाज के दौरान मुझे पता चला है कि तुम्हारा लिवर भी अब थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड हो चुका है। क्लेमेंट डॉक्टर से कहता है कि प्लीज भागने में मेरी मदद करो। डॉक्टर उसकी मदद करते हुए उसे सर्दी में सरवाइव करने के लिए अपने बहुत सारे गर्म कपड़े दे देता है। साथ ही बताता है कि रशियन फौजी अपना खाना रेलवे लाइन के साथ ही रखते हैं। वो क्लेमेंट को प्रोटेक्शन के लिए एक गन भी देता है और साथ में ही अपना एक लंच बॉक्स देता है। लंच बॉक्स देते हुए वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुँचा देना। साथ ही उनको ये बताना कि मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। अब क्लेमेंट रात के अंधेरे में फिर से जेल से भाग निकलता है। इस मर्तबा उसने ट्रेन में जाने के बजाय पैदल चलने का फैसला करता है। वो बिना आराम किए पूरी रात और अगला पूरा दिन भी बर्फ के ऊपर चलता रहता है, क्योंकि उसको डर था कि रशियन सोल्जर किसी भी टाइम इस तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वार्डन को पता चलता है कि क्लेमेंट फिर से जेल से भाग निकला है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर के रूम में जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि डॉक्टर ने उसके आने से पहले ही सुसाइड कर ली थी, क्योंकि डॉक्टर ये बात जानता था कि क्लेमेंट की खबर सुनने के बाद वार्डन उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करेगा।
वार्डन ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को क्लेमन को जिंदा पकड़ लाने को कहा, लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी क्लेमन का कुछ अता पता ना मिला। यहाँ क्लेमन की खुशकिस्मती ये थी कि लगातार बर्फबारी होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिट रहे थे और सबको यही लग रहा था कि इतनी शदीद बर्फ की वजह से शायद अब वो मर गया हो। लेकिन वार्डन तो फिर भी मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि क्लेमन इतनी सख्त जान है, इतनी मार खाने के बाद भी उसने दोबारा यहाँ से भागने की हिम्मत की, इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए वो तमाम सोल्जर्स को उसकी तलाश जारी रखने को कहता है। अब हम क्लेमन को देखते हैं जिसको जेल से भागे हुए 9 दिन गुजर गए थे और अभी तक दूर दूर तक आबादी का नामो निशान भी नहीं था। अब उसके पास खाना भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार ही सफर करता रहता है। मजीद 4 दिन और गुजर जाते हैं। उसका खाना अब बिल्कुल ही खत्म हो गया था। भूख और थकान की वजह से उसका जिस्म अब बिल्कुल जवाब दे गया था। कहीं पर गिर कर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद एक अजीब सी आवाज सुनने के बाद उसको दोबारा से होश आता है। वो देखता है कि एक समंदरी सील उसके पास ही घूम रही है। इसे देखकर उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बहुत अरसे के बाद उसने कोई जिंदा चीज देखी थी। अब वो सील को मार कर खाने का प्रोग्राम बनाता है। अपनी गन निकाल कर सील के ऊपर निशाना तानता है, लेकिन कमजोरी होने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है। सील भी वहाँ से भागकर पानी में जाने लगती है। क्लेमन, जिसको इतने दिनों के बाद जीने की एक उम्मीद मिली थी, वो उसको ऐसे जाने नहीं देना चाहता था। जैसे ही वो सील के ऊपर निशाना लगाने लगा होता है, सील दोबारा से चट्टान के पीछे छुप जाती है। अब वो फिर से हिम्मत करता है और सील के पास जाने लगता है। अब वो देखता है कि सील पानी के अंदर जाने लगी है, इसलिए वो अपनी आखिरी गोली भी चला देता है, जो कि लकीली अब जाकर सील को लग ही गई थी। क्लेमन अब काफी खुश था क्योंकि काफी दिनों के बाद उसको कुछ खाने को मिला था और आगे के सफर के लिए भी उसके खाने का इंतजाम हो गया था। अब उसने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया। आराम करने के बाद वो दोबारा से अपना सफर अब शुरू करता है। इस वक्त क्लेमन के इर्द गिर्द सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। अभी भी आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इस हालत में क्लेमन का दिमागी तवाज़ुन भी खराब हो सकता था। क्लेमन अब खुद से बातें करना शुरू करता है और पॉजिटिव बातें करते हुए खुद को मोटिवेट करता है। क्लेमन के पास रास्ता देखने के लिए वाहिद चीज कंपास था, जिसको वो वक्तन फवक्तन देखता रहता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं। अब क्लेमन को चलते हुए 2 महीने का वक्त बीत गया था। आखिरकार चलते हुए अब उसके सामने एक सूखा हुआ पेड़ आ गया था। वो काफी खुश था क्योंकि ये इस बात का सबूत था कि ये बर्फ का मैदान अब खत्म हो गया है और आगे अब जंगल आने वाला है। थोड़ा आगे चलने के बाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि क्लेमन ने सोचा था। अब बर्फ का इलाका खत्म हो गया था और आगे जंगल शुरू हो गया था। जंगल में जाने के बाद वो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाता है और फाइनली अब वो बहुत अरसे के बाद सुकून की नींद सोया था। दूसरी तरफ हमें वार्डन को दिखाया जाता है जो कि अब भी क्लेमन की तलाश में था। इधर क्लेमन भी एक तूफान की जद में आ जाता है। ये तूफान इतना शदीद था कि बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़ कर नीचे गिर जाते हैं। क्लेमन जब खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो एक बड़ा सा पेड़ आकर उसी के ऊपर गिर जाता है। वो दरख्त के नीचे से बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। तभी गॉड को शायद उसके ऊपर अब कुछ रहम आता है, इसलिए रात को 2 शिकारी उसकी तरफ आ निकलते हैं जो कि उसको दरख्त के नीचे से निकाल लेते हैं। फाइनली वो उसकी जान बचाने के बाद उसको बताते हैं कि वो यहाँ पर सोना तलाश करने के लिए आए थे। अब ये तीनों मिलकर सफर शुरू करते हैं। काफी दिनों का सफर तय करने के बाद बिलाखिर अब बर्फ का एरिया खत्म हो गया था। उनके सामने अब एक सरसब्ज जंगल और एक खूबसूरत दरिया था। वो दरिया को पार करने के लिए लकड़ी की एक खूबसूरत सी कश्ती भी बनाते हैं। कश्ती में बैठने के बाद अब वो दरिया को पार करने लगते हैं। साथ ही एक दूसरे को बचपन के किस्से भी सुनाने लगते हैं। अभी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी दरिया का भाव एकदम से तेज हो जाता है। अभी कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ऐसे में किनारे पर बैठा हुआ साथी एकदम से दरिया के अंदर गिर जाता है और डूबने लगता है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। उसको डूबता देख क्लेमन फौरन पानी में छलांग लगा देता है और उसको किसी तरह से घसीट कर किनारे तक ले आता है। दूसरी तरफ इनका दूसरा साथी इनको डूबता हुआ ही देखकर चला जाता है। क्योंकि इसके साथी का सोना भी उसके पास था, इसलिए वो लालच में आ गया था। वो सोचता है कि अगर मेरा साथी डूब गया तो ये सारा सोना मेरा हो जाएगा। ये लोग शिकारियों के लगाए हुए टेंट के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने पर ये देखते हैं कि उनका वही साथी पहले से वहां पर मौजूद था। अब क्योंकि दूसरे शिकारी को अपने साथी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो अपनी गन निकाल कर उसको शूट कर देता है। सारा सोना लेकर अपनी जेब में डाल लेता है। ये दोनों अब फिर से सफर
सफर शुरू करते हैं, मगर काफी महीने चलने के बाद भी इनको अब कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आ रही थी। अब आगे फिर से बर्फ का सफर शुरू हो गया था। काफी चलने के बाद अब शिकारी को काफी कमजोरी फील हो रही थी और उसका सामान भी काफी ज्यादा भारी था। क्योंकि वो बार बार लड़खड़ा रहा था, इसलिए क्लेमन उसको उसका आधा सामान उठाने की ऑफर करता है। मगर शिकारी को तो ये लगता है कि शायद ये भी मेरा सोना हथियाना चाहता है, इसलिए वो क्लेमन को साथ मौजूद खाई के अंदर ही धक्का दे देता है। खाई के अंदर पत्थर पर सर लगने की वजह से क्लेमन बेहोश हो गया था। कुछ टाइम के बाद जब उसको होश आता है, वो देखता है कि बहुत सारे जंगली भेड़िए इसकी तरफ आ रहे हैं और उनसे डर के एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन दरख्त का तना कमजोर होने की वजह से दरख्त आधे में टूट जाता है और क्लेमन नीचे आके गिरता है। क्लेमन को भी लगने लगता है कि उसकी मौत इन्हीं भेड़ियों के हाथों लिखी है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। जैसे ही आंखें खोलता है तो वो देखता है बहुत सारे भेड़िए नीचे मरे पड़े हैं। पीछे देखने पर उसको पता चलता है कि इस इलाके के शिकारियों ने इन भेड़ियों का शिकार किया है। अब शिकारी क्लेमन को अपने साथ अपने हैमों में ले आते हैं और उसकी बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं। क्लेमन भी इतने अरसे के बाद इंसानों को देखकर काफी खुश था। तभी उनके गांव में एक लेटर आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि जेल के वार्डन का ही था, जिसमें क्लेमन के बारे में लिखा हुआ था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो गया है। अगर किसी ने भी उसको पनाह दी तो उसकी खैर नहीं होगी। अब ना चाहते हुए भी क्लेमन को ये गांव छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वार्डन को पता चलता तो वो क्लेमन के साथ साथ गांव वालों को भी सजा देते। गांव वाले क्लेमन को सफर के लिए बहुत सारा खाना और साथ में एक कुत्ता देते हैं, जो कि सफर में अब क्लेमन का साथी बन चुका था। काफी दिन सफर तय करने के बाद क्लेमन को अब लकड़ी की एक फैक्ट्री नजर आती है। क्लेमन का कुत्ता फौरन खाने की तलाश में उस मिल के अंदर चला जाता है। क्लेमन उसको लेने के लिए जैसे ही मिल के अंदर जाता है तो वहाँ के वर्कर्स उसको पहचान लेते हैं। फौरन से उसको अपने मैनेजर के पास ले जाते हैं। क्लेमन वहाँ के मैनेजर और वर्कर्स को अपनी सारी स्टोरी सुनाता है, जिसको सुनने के बाद वो उसकी बात मान लेते हैं और उसको खाना खिलाने के बाद जर्मनी जाने वाली ट्रेन पे बिठा देते हैं। क्लेमन काफी खुश था क्योंकि वो अपने मुल्क वापस जा रहा था, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि मिल के मैनेजर ने उसके साथ गद्दारी की है। असल में उसने वार्डन को पहले ही इत्तला दे दी थी, जो कि अगले स्टेशन पर अपने सोल्जर्स के साथ क्लेमन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन में बैठे हुए क्लेमन की नजर दूर से स्टेशन पर खड़े सोल्जर्स पर पड़ती है। ट्रेन की स्पीड आहिस्ता होते ही वो वहाँ से छलांग लगाकर भाग जाता है, लेकिन बदकिस्मती तो ये थी कि रशियन सोल्जर्स की नजर उस पर पड़ गई थी। क्लेमन बहुत सारी पटरियां क्रॉस करके ट्रेन के नीचे से होता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ते ही वो सामने देखता है कि वार्डन उसके सामने ही खड़ा था। उसको वहाँ देखकर क्लेमन को लगता है कि उसके बरसों की मेहनत जाया हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वार्डन क्लेमन को गिरफ्तार करता, इसके कुत्ते ने ही वार्डन पर हमला कर दिया। मौके का फायदा उठाकर क्लेमन वहाँ से फिर से भाग निकलता है, लेकिन तभी उसको अपने पीछे से फायर की आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसका कुत्ता पीछे मरा हुआ पड़ा था। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर वो काफी दुखी था, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो आगे बढ़ता है। एक पुल से गुजरते हुए नीचे गुजरती हुई ट्रेन के ऊपर छलांग लगा देता है। अब इस तरह से क्लेमन एक मर्तबा फिर से वार्डन से बच निकला था। अब हमें साल दिखाया जाता है 1952, जहाँ पर क्लेमन सेंट्रल एशिया में पहुँच चुका था। उसको चलते हुए 4 साल का अरसा बीत गया था। अब वो एशिया के बाजार में पहुँचता है, जहाँ पर वो एक पैटिस की शॉप पर खड़े होकर पैटिस को देखने लगता है, क्योंकि उसको बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो उनको खरीद नहीं पा रहा था। शॉप की ऑनर को उसे ऐसा खड़े देखकर उस पे तरस आता है, इसलिए वो उसे एक पैटी वैसे ही दे देती है। क्लेमन अब उसको एक साइड पर बैठकर नदीदों की तरह खाने लगता है। ये सारा वाकया अब एक आदमी देख रहा था, जो कि अब क्लेमन का पीछा करने लगा था। वो दोनों चलते हुए एक चर्च के अंदर आ जाते हैं। अब वो आदमी क्लेमन से बातें करने लगता है, उसे बताता है कि वो भी एक जमाने में एक कैदी रह चुका है, इसलिए उसने क्लेमन को फौरन पहचान लिया था। उसके बाद वो उसको अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी खूब खातिरदारी करता है। क्लेमन ने अब काफी अरसे के बाद शेव की थी, जिससे वो अपने पुराने होलिये में वापस आ गया था। अब उस आदमी ने क्लेमन को एक नया पासपोर्ट दिया, जिससे वो रशिया का बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी जा सके। क्लेमन उस आदमी का दिल से शुक्रिया अदा करता है और रशिया के बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। हफ्तों के सफर के बाद वो अब रशिया के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। क्लेमन ने वहां पर मौजूद सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाया। वो अंदर से काफी ज्यादा डरा हुआ था कि उसका पासपोर्ट पकड़ा ना जाए, लेकिन वो अपना डर अपने फेस पर शो होने नहीं दे रहा था, ताकि सिपाही को शक ना
हो जाए और लकीली वो सिपाही इसको जर्मनी जाने की इजाजत दे ही देता है। देखकर क्लेमन अब काफी ज्यादा खुश था। उसकी खुशी की इंतहा न थी कि वो अपने मुल्क में वापस जा रहा है। इसके बाद वो उस पुल पर आ जाता है जिसके सामने जर्मनी था। अभी उसने आधा पुल क्रॉस किया ही था कि उसकी आंखों में जोरदार लाइट पड़ी। ऐसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो एक मर्तबा फिर से वार्डन को उसने अपने सामने पाया। मैंने गौर किया कि अभी तक वो रशिया की जमीन पे ही है, इसीलिए वो वार्डन उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। क्लेमन अब अंदर से टूट चुका था क्योंकि उसके 4 साल की मेहनत जाया होने वाली थी। लेकिन चमत्कार तो ये हुआ जिसकी उम्मीद क्लेमन को भी नहीं थी। वार्डन उसका रास्ता छोड़ते हुए उसे जर्मनी जाने की इजाजत दे देता है। अब क्लेमन हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि वो समझ चुका था कि वार्डन ने उसकी मेहनत को तस्लीम कर लिया है। हकीकत भी ये थी कि वार्डन उसकी इस बहादुरी से इंस्पायर हो गया था। इसी के चलते वो उसे उसके मुल्क जर्मनी वापस जाने देता है। अब क्लेमन को पीछे से वार्डन की आवाज आती है जो उसे कहता है कि तुम ये लड़ाई जीत चुके हो, जाओ अपनी जिंदगी जियो। फाइनली अब क्लेमन जर्मनी की सरजमीन पर पहुंच चुका था। उसके बाद वो घर जाता है जहां वो देखता है कि उसकी बीवी और बेटी चर्च की तरफ जा रहे हैं। उनका पीछा करते हुए चर्च की तरफ जाता है। चर्च पहुंचकर वो चुपचाप अपनी बीवी और अपनी बेटी के पीछे खड़ा हो जाता है। बेटी को अपने फादर की खुशबू आ जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, भागकर अपने बाप को गले लगा लेती है। उसकी बीवी भी जो कि अपने शौहर को इतने अरसे के बाद देख रही थी, वो भी हैरानगी में उसके साथ लिपट जाती है। इसी के साथ ये एक हकीकत पर मबनी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।